एक्सीडेंटली था, कोई लेना देना नहीं था। वो मेरे ख्याल वो डेस्टिनी में लिखा होता है ना कि जाना कहाँ होता है, क्या कर रहे हो। तो 1 महीने में 3 ऐड होते थे और 3 महीने में 1 ऐड नहीं होता था। फिल्म मिली अन्ना के थ्रू, मिस्टर सुनील शेट्टी के थ्रू। ही गॉट मी माई फर्स्ट फिल्म ऑन अर्थ। मिस्टर रवि देवान ने बनाई थी, प्रोड्यूस डायरेक्ट की थी। यानी वो अन्ना थे, मिस्टर संजय दत्त थे। मैंने अनर्थ के बाद काफी फिल्में साइन की ऑनेस्टली, जिसमें टी सीरीज की 5 फिल्में थी जो एक नहीं बनी। पहलाज नेलानी की थी जो नहीं बनी। बड़ा ब्रेक जिससे बहुत पॉपुलैरिटी मिली वो सरस्वती चंद्र था। वो था 2012, अगेन स्टार का था शो, मिस्टर संजय लीला बंसाली का था। जब मैं टीवी कर रहा हूँ और मेरे को करनी दिमाग में फिल्में हैं तो मैं टीवी को रिस्पेक्ट नहीं देता था। मेरा डेथ सीन कि मुझे लग रहा था कि कोई और परफॉर्म कर रहा है। सी मैं वेल रिहर्स्ड एक्टर, वो टीवी में जिसने एक्टिंग कर ली वो कहीं भी एक्टिंग कर सकता है। अब वो अच्छी करे बुरी करे वो बात अलग है। उस तरीके से थोड़ा सा सनकी हूँ कि मुझे नई चीजें करती हैं। सच बताऊं तेरे को, डेफिनेटली सब प्लेटफॉर्म्स के अपने फेवरेट्स होते हैं, मगर वो ऐसे ही सब चैनल्स के भी अपने फेवरेट्स होते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे शो सूत्रधार में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। मैं खास मेहमान नहीं बोलूँगा, मेहमान नहीं है, मेरा बहुत पुराना दोस्त है। एंड मतलब वी गो लॉन्ग बैक 26 इयर्स। मैं बम्बई में और मैं और वो साथ में ही आए, लेकिन जिनकी मेहनत और लगन ने उन्हें भारतीय टेलीविजन और सिनेमा में एक खास मुकाम पे पहुंचा दिया है। वो एक जाने माने अभिनेता है, द मोस्ट गुड लुकिंग गाय इन द टेलीविजन इंडस्ट्री सो फार, आई बिलीव इन दैट, जिन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सभी के दिल को जीता है। दिल्ली से मुंबई तक का सफर और टेलीविजन इंडस्ट्री में उनकी सफलता का सच इंस्पिरेशनल है। तो आइए मिलके स्वागत करते हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड गौतम रोड़े का। हाय गौतम। हाय विनीत, क्या हाल है मेरे भाई? एकदम बढ़िया। कैसा? It's been a long time. So welcome to Sutradhar, which is all about your journey, how you dealt with this industry and a personal life. पहली चीज तो it's been 25 years we are friends. 25 साल हो गए। 25 साल हो गए हम लोग। 26 साल हो गए। 26 साल। 98। पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो मे बी पीपल वांट टू नो, योर फैंस एंड एवरीबॉडी, कि किस तरीके से शुरुआत कैसे हुई भाई? बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि भैया आप कभी एक्टर तो बनना चाहते नहीं थे, तो शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से शुरुआत हुई भाई। यार ये शुरुआत तो मतलब बेसिकली सब एक्सीडेंटली हुआ मेरी लाइफ में। मतलब मॉडलिंग एक्सीडेंटली हुई। आनंद सेठ तेरे को याद है? तो अच्छा दोस्त था तब। तो मतलब हम सारे के सारे जा रहे थे शिमला, कुछ 8-10 लड़के थे। कॉलेज में था मैं, फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, याद नहीं मुझे। तो वहाँ पे उसके स्टूडियो मिले, वो इस्टेब्लिश फोटोग्राफर था। तो उसके स्टूडियो में हिंदुस्तान लीवर क्लोजअप का ऑडिशन ले रहा था। हाँ। तो वहाँ पे हम पहुँचे और वहाँ पे जो हिंदुस्तान लीवर की लेडी थी वो शी केम अप टू मी एंड सेड कि आप क्यों नहीं ऑडिशन देते हो। मैंने कहा मैं ऑडिशन? मैंने कहा मुझे नहीं आता ये सब। कहते करना क्या है? मैंने कैमरा में अपना कौन फेस करेगा? कहते नहीं कुछ लाइन्स है हिंदी इंग्लिश तमिल में, आप बोल दीजिए। मेरे को हिंदी इंग्लिश तमिल कहाँ से आएगी मेरे को? तो कहते 3-4 लाइन आप बोल लोगे। अच्छा, उस समय तमिल में भी ऑडिशन दिया था? तमिल में। अच्छा। नी रचना दाने कॉफी सापड़े पूरा मिल गया। वाह क्या बात है। क्या आयु रचना राइट, डू यू वांट टू हैव कॉफी विद मी? तब की पहली लाइन तो हमेशा रह जाती हैं दिमाग में। तो वो दिया ऑडिशन, हम शिमला चले गए और तब लैंडलाइन वगैरह थी, सारी लगी हुई थी। मतलब फोन्स होते नहीं थे, मोबाइल। तो घर पे फ़ोन आए होगे। तो बारिश बहुत हो रही थी शिमला में। तो 2 दिन के बाद मैंने घर बात की तो मैंने फ़ोन किया। जब मम्मी कह रही थी वो क्या करके आया, तो वही चेन्नई से फ़ोन करे जा रहा है बार बार। मतलब मद्रास होता था आई थिंक तब, मद्रास से फ़ोन करे जा रहा है। तब तू बार बार क्या कर रहा है, क्या करके आया था, कोई ऑडिशन क्या है? लोग फ़ोन कर रहे हैं तुझे? कितने फ़ोन कर रहे हैं, कौन है ये सब? मैंने कहा क्या कह रहे हैं? कहता तुझे पहुंचना है परसों। मैंने कहा किधर? कहते चेन्नई।
मैंने कहा मैं क्या करूँगा, कहते क्या करके आए, कोई ऑडिशन दे के आया। मैं कहा मैं आनंद साथ में खड़ा, मैं क्या ऑडिशन चल रहा है। और फिर मैंने कहा हाँ तेरे यहाँ तो दिया था। कहते क्या कह रहे थे, कह रहे ये नंबर दिया बात कर ले। तो मैंने वहाँ फ़ोन घुमाया, फूड कैंडल्स करके एजेंसी, तो उन्होंने कहा यू बीन सेलेक्टेड, द क्लाइंट एंड क्लोजअप के लोग और एजेंसी एवरीवन लव्ड यू, तो उनको आपके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करो। तो है मेरे साथ करना है। मैं कहा ठीक है। तो पहला ऐड, फिर मैं 2 दिन के बाद वहाँ से गया, दिल्ली पहुँचा उसी रात को। आई फ्लू डाउन टू चेन्नई एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड फॉर मी। मतलब एक्सीडेंटली था, कोई लेना देना नहीं था। वो मेरे का वो डेस्टिनी में लिखा होता है ना कि जाना कहाँ होता है, क्या खा रहे हो। तो मतलब शुरू से मैं ब्रोकर बनना चाहता था, मेंबर ऑफ दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। डैड वाज अ ब्रोकर, डैड सोल्ड ऑफ हिज टिकट, ही रिटायर्ड। तो इतना कुछ था नहीं, मतलब CS और लॉ ज्वाइन किया था, पढ़ाई बस की नहीं थी। फर्स्ट सेमेस्टर करते करते मैं छोड़ दिया। यही सोचा था, बॉम्बे भी एक्टिंग भी ऐसी शुरू हुई थी, एक्सीडेंटली हुई थी। क्योंकि बॉम्बे आके मैंने सोचा था कि यार 6 महीने या कुछ ट्राई करूंगा, मतलब कि एड एजेंसी में या कोई न्यूज़ चैनल में नौकरी कर लूंगा, थोड़ी मॉडलिंग कर लूंगा, उससे सर्वाइवल हो जाएगा, घर चल जाएगा, रेंट चल जाएगा। मगर प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ऐड का 1 महीने में 3 ऐड होते थे और 3 महीने में 1 ऐड नहीं होता था। बराबर। तो भैया सर्वाइवल मुश्किल, रेंट देना मुश्किल। तो अविराज, तेरे को अविराज पता है? नहीं, डायरेक्टर है। अविराज डायरेक्टर वो वो उसने जी का कुछ सीरियल बनाया था। करेक्ट। तो वो अविराज ने मुझे ऑफिस बुलाया, तो कहता है यार तू एक्टिंग करेगा। मैंने कहा मैं एक्टिंग करूँगा, कहा क्या चल रहा है। मैंने कहा मैं कोई एक्टिंग नहीं करनी। तो कहता है कर ले यार, क्योंकि कैमरा फेस किया हुआ है उन्हें, हिंदी तेरी साफ है, तो दिल्ली से, प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरीके से फिर मैंने कहा यार रेंट पे हो जाएगा। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड फॉर मी टू एग्जैक्टली पे माई रेंट। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू द फील्ड। देन करते करते फिर प्यार हो गया, और प्यार करते करते और प्यार हो गया, चल रहा है अभी तक। सो कमिंग बैक टू दैट ईरा, बिकॉज टेलीविजन रेवोल्यूशन का हिस्सा रहा है। बिकॉज अगर आप देखने जाओ तो जब 99 में, मैं भी जब 98-99 में यहाँ आया, तो उसी ज़माने में टीवी रिफॉर्म हो रहा था। अगर आप देखो कौन बनेगा करोड़पति और इस तरीके के सीरियल्स आ रहे थे। सो वो जो रिफॉर्म का हिस्सा जो आप बने, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि वो किस तरीके से आपने उस समय चेंज होते हुए देखा। मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, 25 ईयर्स इन द इंडस्ट्री इज़ अ लॉन्ग टाइम। कोई मजाक नहीं है, चने खेलने वाला काम नहीं है। आजकल के तो मतलब 1-2 साल में लोग रोने गाने लगते हैं। लेकिन उस समय यहाँ पे आने के बाद आपने लिटरली 2 से 3 बार, जैसे रिसेशन होता है जीवन में, उसी तरीके से आपने 2 से 3 बार आपने रेवोल्यूशन देखा है, एवोल्यूशन भी देखा है इंडस्ट्री का, चाहे वो टीवी हो, चाहे बाद में फिर वो OTT हो। सो मैं एक्चुअली आई वांट टू नो दैट व्हाट वाज योर माइंडसेट बिकमिंग एन एक्टर बाय फोर्स, देन बिकमिंग अ सीरियस एक्टर इन 2004-5। टीवी का एवोल्यूशन रेवोल्यूशन जो तू कह रहा है वो सही है, वो हुआ, बट मैं उसका पार्ट नहीं था। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 2005 तक लगा रहा फिल्मों के चक्कर में। करेक्ट। तो 2000 से 2005 मैंने फिल्में साइन की, फिल्में नहीं हुई, फिर 1-2 की, वो नहीं चली। तो मैं 2005 के बाद एक्चुअली मैंने टेलीविज़न शुरू किया। बट इफ़ यू आस्क मी, मेरा टेलीविज़न का गोल्डन पीरियड क्या था, वो 2012-13 से हुआ। हाँ। तो 2005 से मैंने, इट ऑल स्टार्टेड, आई वॉज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद स्टार फॉर 3 years और 2 years, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। जैसे बाबू और बेबी, लकी, पराया धन, बहुत ऐसे शोज़ उस टाइम के किए मैंने। बट प्रॉब्लम क्या था, सही चक्कर क्या था ना, टेलीविज़न का शुरू से, आज भी होता है थोड़ा थोड़ा, बट टेलीविज़न का शुरू से था कि लोग हमेशा नीचा सोचते थे। करेक्ट। और फिल्मों को हमेशा था यार टीवी कर लिया तो फिल्म वाले आते, हायरार्की दी हुई थी कि भाई फिल्म है। आज भी हल्का है, ऐसा नहीं, होता ही है, ऑब्वियसली होता ही है। तो बट उस टाइम काफ़ी था, तो आपको इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, तो आपको लगता था नहीं यार आपके बाकी दरवाजे बंद हो जाएंगे। करेक्ट। तो वो चीज़ जो मेरे साथ हुई, वो इफ़ यू आस्क मेरा एवोल्यूशन या चीज़ें चेंज कब हुई मेरे लिए, वो 2012 से हुई। सो उससे पहले मैंने बहुत काम किया, बहुत शोज़ किए, बट वो चेंज नहीं हुआ था कुछ। बट करते करते मैं अब चेंज हुआ। उस समय फिल्म का डेब्यू होना छोटी बात नहीं थी, और खास करके फिल्म के डेब्यू में सुनील शेट्टी और संजय दत्त के बीच में डेब्यू होना, तुम्हारी बॉडी सो कॉल्ड सांड की तरह हो गई थी। मतलब लिटरली इतना बड़ा हो गया था, मतलब ऐसा लगता था कि भाई कहाँ जाएगा, फटेगा क्या। सो वो फिल्म कैसे मिली, और वो किस तरीके से वो उस समय वो चेंज ओवर था तुम्हारे लिए? यार फिल्म मिली अन्ना के थ्रू, मिस्टर सुनील शेट्टी के थ्रू। मैं उनसे मिला था वाया, ही सॉ माई पिक्चर्स। उन्होंने मेरी एक टेलीफिल्म देखी हुई थी,
और मैंने पूछा नहीं कौन सी, क्योंकि उन्होंने कहा था तुमने बहुत अच्छा काम किया, आई सॉ दैट। मैंने कहा उसी में खुश था मैं कहते हैं आई एम ओपनिंग अप अ कंपनी कॉल्ड पॉपकॉर्न, विल यू बी एन आर्टिस्ट इन इट, वी मैनेज यू, सेलेब मैनेजमेंट खोल रहा था। मैंने कहा या ऑफ कोर्स। ही गॉट मी माई फर्स्ट फिल्म ऑन अर्थ, जो मिस्टर रवि देवान ने बनाई थी, प्रोड्यूस डायरेक्ट की थी। यानी वो अन्ना थे, मिस्टर संजय दत्त थे, बहुत लोग थे उसके अंदर। मिस्टर आशुतोष राणा वाज द मेन विलन, करेक्ट। विनोद कामली हु इज अ फ्रेंड, करेक्ट, उसका भी डेब्यू था। उसको विनोद का भी डेब्यू था। तो फिल्म बहुत बड़ी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म चली नहीं। तो 3 साल लग गए बनने में, मगर 3 साल के बाद फिर जब रियलिटी सामने आई कि चली नहीं, यार ये तो क्या हो गया। जब नहीं चली तो फिर आपको लगा कि यार अब कहाँ जाना है, तो पता ही नहीं, क्योंकि आपने उम्मीदें लगा रखी होती हैं कि यार क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म है, इतने बड़े लोग हैं, इसके बाद आपको लगता है यार 4-5 तो आ ही जाएगी, दिमाग में ऐसा बना। बट ऑनेस्टली सच बताऊं, वो आपकी वजह से भी नहीं आती, बिकॉज आई वॉजंट रेडी। यार मैंने कोई एक्टिंग के बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने कोई एक्टिंग कोर्स, कोई थिएटर, कोई NSD, कोई ऐसी चीज तो की नहीं थी। ना कोई एक्सपीरियंस था उस लेवल का, ना इतना कोई टेलीविजन तब किया हुआ था कि चलो कैमरा बहुत फेस किया है कि थोड़ा सा कर लेंगे। वो चीज़ जब आपकी नहीं चलती तो आप पहले तो सोचते हैं यार ये क्या हो गया मेरे साथ, बट फिर आप सोचते हैं नहीं यार आपको काम कौन सा आता है। अब नहीं चली तो अगर आपका काम अच्छा होता तो शायद आपको काम मिल जाता। काम तो अच्छा ही नहीं था, मैं खुद का ही काम अच्छा नहीं बोलता तो दूसरे कैसे काम मेरा अच्छा बोलेंगे। जो होता है अपनी तरीके से अपने टाइम पे होता है। आई बिलीव कि आपको काम आना चाहिए। एक्सपेक्ट जब आप करने लग गए ना मुझे काम चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, पहले आपको काम थोड़ा सीखना चाहिए। और मैंने सेट पे सीखा है, मैंने करते 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 एक्टिंग सीखना क्या होता है, मतलब आपने करते करते आपको एक्सपीरियंस आ जाता है। उसके बाद ये एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी सीख नहीं सकते। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हर कैरेक्टर जब आप जीते हैं वो कैरेक्टर आपने पहले लाइफ में नहीं किया होता। तो वो जब आप कैरेक्टर में घुसते हैं तो वो आपके लिए नई चीज़ होती है। जब आपके लिए एक चीज़ नई है तो आप उसको सीख के नहीं आ सकते। तो मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है, समझदारी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और अपने आप को सरेंडर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जब ये सारी चीज़ों का मिश्रण हो जाता है तब जाके आप कैरेक्टर से थोड़ा ट्रू हो पाते हैं। करेक्ट। बाकी तो डायरेक्टर पे कितना डिपेंड करता है कि वो कितना निकाल सके, क्या आपको एक नया सुर पकड़ा सके। क्योंकि एज एन एक्टर जब आप सोचते हैं तो आप अपने बैगेज के साथ चलते हैं। तो जो आपका बैगेज होता है, जो आपने काम किया होता है, आप उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। यार ये लाइन ऐसी है, ये तो मैंने वहाँ किया था, इसको थोड़ा तड़का मार के बोलता हूँ तो और अच्छा होगा। मतलब इसको मैं एकदम ही अच्छा बना देता हूँ, मतलब कि लोग हिल जाएंगे। या मैं ऐसा कोई इमोशनल सीन है, बट हम कभी कभी एज एक्टर्स ये भूल जाते हैं कि हर चीज़ अलग होती है, हर कैरेक्टर अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है। बट हमें जब रास्ता नहीं मिलता ना तो हम इजी वे आउट ढूंढते हैं। जब इजी वे आउट ढूंढते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार वो जो पहले करते आए हैं उससे अलग करना पड़ेगा, अगर थोड़ा भी स्टैंड आउट आज के टाइम में होना है तो। बिकॉज आजकल तो ऐसा है कि सब प्रिपेयर होके आ रहे हैं, हमारे टाइम में तो कुछ था ही नहीं ऐसा। और चलो मैं तो एक्टर ही नहीं था, मतलब सोचा ही नहीं था, तो क्या प्रिपरेशन। बट मैं जो पहले भी प्रिपेयर होके आते थे तो एक नॉर्मल सी एक एक्टिंग क्लास कर लेते थे और लगता था उनको एक्टर्स बन गए। नहीं, आजकल तो मतलब आप 1-1.5 साल प्रिपेयर होते हैं, तब जाके आपके लॉन्चेस होते हैं या कोई जाते हैं। तो टाइम बदल गया। सो पहली बात तो ये आप बार बार जो ये अंडर स्टेटमेंट दे रहे हैं दैट आई वाज नॉट द एक्टर, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर टेलीविजन एंड आई से टेलीविजन इंडस्ट्री हैज सीन। वो प्रिपरेशन क्या होती है एकेडमिकली वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से मैंने जर्नी देखी है। हाँ, मैं पहले की बात कर रहा था, क्योंकि पहले नहीं उस समय भी बिकॉज मैं हाइंडसाइड आउटसाइड नहीं है, मैं बताता हूँ। अनर्थ के सीन्स देख रहा था, मेरे को शर्म आ रही थी, मैं हूँ ये छी। देखो अनर्थ का तो मतलब मामला ये था कि बिकॉज इट वाज द डेब्यू एंड यू लिसन लॉट ऑफ पीपल एंड ग्रेजुअली यू ग्रो, देन यू अंडरस्टैंड कि नहीं यार वो जो 3 साल है, बिकॉज इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो 3 साल जो एक फिल्म के लिए गए, वो 3 साल भी एक बहुत बड़ा टाइम होता है। बिकॉज यू जस्ट वेट फॉर दोज 3 years एंड आप you're not doing anything, आप नहीं कर रहे हो सर्वाइवल के लिए या जो भी है। लेकिन उसके बाद जब आपने सुर पकड़ा, आपने जब एक्टिंग की बात की, तो नेचुरली भी ना कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नेचुरली मुझे लगता है। सो आई ऑलवेज बिलीव, बिकॉज सिंस आई कैन टेल दिस बिकॉज आई हैव सीन यू ग्रोइंग, आई नो दैट किस तरीके से। इसीलिए मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा था एवोल्यूशन वाला,
because you are a product of that evolution. People don't realize that. I mean, to be very honest, मतलब आजकल जितने भी एक्टर्स हैं या जितने भी लोग आ रहे हैं, वो लोग बिल्कुल भी ये नहीं देखते हैं कि मतलब पीछे जो लोग आपके हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है, वो कहाँ से आए हैं. और वो जो चीज़ है ना, वो जब पहला ब्रेक जो टीवी का मिला बड़ा, वो कौन सा था मुझे पता है, बट आई वांट माय ऑडियंस टू नो दैट फर्स्ट ब्रेक आफ्टर द बैकल ऑफ अनर्थ, आई कैन से. यार वो टीवी का तो देख, मैंने अनर्थ के बाद काफ़ी फिल्में साइन की ऑनेस्टली, जिसमें टी सीरीज़ की 5 फिल्में थी जो एक नहीं बनी. करेक्ट. पहलाज नीलानी की थी जो नहीं बनी, और 1-2 चीज़ें ऐसी थी जो साइन किया. एक तो शूट भी की थी मैंने जाके यूके में, जो रिलीज़ नहीं हुई. राजू खेर, मिस्टर राजू खेर ने डायरेक्ट की थी वो, जिसपे मिस्टर अनुपम खेर भी थे, नीना गुप्ता भी थी. करेक्ट. वो एक फिल्म की थी, वो रिलीज़ नहीं हुई थी. तब जाके 2005 में एक यू बॉम्सी एंड मी करके मैंने एक फिल्म की थी यूनिवर्सल के लिए, जिसका एक शो रिलीज़ हुआ था. तो उसको स्टार में उस टाइम जो प्रोग्रामिंग हेड्स थे या बिजनेस हेड्स थे, उन्होंने देखा था, जो स्टार प्लस के चैनल के. तो उन्होंने जब देखा तो देन आई स्टार्ट गेटिंग कॉल्स फॉर टेलीविजन. तब जाके आई हैड एन ऑप्शन टू पिक अप शोज. तो पहले वाला, जैसे मैंने बहू और बेबी, मैं जिसको पहला टेलीविजन शो कहूँगा अपना. फिर लकी एक शो था, वो किया था. एडवेंचरस शो था. करेक्ट. फिर बहू और बेबी तो मैंने बोला, पराया धन एक और शो था, वो किया था. सो दीज 3 shows रैन फॉर अप्रोक्सीमेटली अपने अपने में 2 साल. अच्छा. तो 2 साल 2005 से 2007 के आसपास तक ये शोज करते रहा मैं. फिर बाद में और थोड़े शोज किए और चीज़ें हुई. और लाइक यू आर सेइंग कि बड़ा ब्रेक जिससे बहुत पॉपुलैरिटी मिली, वो सरस्वती चंद्र था. वो था 2012, अगेन स्टार का था शो, मिस्टर संजय लीला बंसाली का था. सो उस शो से काफ़ी पॉपुलैरिटी आई. मतलब आपने काम तो मैं वो पूरी ज़िंदगी करते आया, 12-13 साल उससे पहले काम करते आया, मगर उस लेवल की पॉपुलैरिटी उससे पहले नहीं देखी थी जो एक टीवी शो ने दी. सी क्या होता था, ये मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी बोला था, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन इट, कि हम लोग जिससे कमाते हैं, हम कई बार उसको नीचे देखते हैं इन अ वे कि जैसे मैं टीवी करता था, मेरे को करनी फिल्में थी दिमाग में. तो जब मैं टीवी कर रहा हूँ और मेरे को करनी दिमाग में फिल्में हैं, तो मैं टीवी को रिस्पेक्ट नहीं देता था. तो मैं सोचता था यार पैसे आ जाए, मैं खुद ही सोचता था मेरा शो ना चले. मैं बोल रहा सर पैसे बन जाए, कोई 6 महीने चल जाए, 6 महीने में बंद ही हो जाए शो. अच्छा. तो थिंकिंग वैसी थी, क्योंकि मुझे था कि मेरे को पॉपुलैरिटी टीवी से नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पॉपुलर हो गया टीवी पे तो मेरे को फिल्में नहीं मिलेंगी. हाँ. ये जाके थिंकिंग चेंज हुई मेरी 2010-11 में. कि तब मैं जब अपने साथ बैठा था, मैं सोच रहा था ना मैं टीवी का हूँ ना मैं फिल्म का हूँ, मैं हूँ कहाँ पे लाइफ में. कहीं तो जाना पड़ेगा ना. करेक्ट. मेरे को कोई नहीं जानता, मैंने काम बहुत किया है, फिल्मों में कोई नहीं जानता, टीवी में हाँ लोगों ने देखा है, मगर कोई पहचानता उस लेवल पर, शक्ल देखी हुई है, बट पहचानता नाम से कोई पहचानता नहीं, कैरेक्टर से कोई पहचानता नहीं. तो क्या फ़ायदा, मतलब कहीं तो रुकना पड़े. तब जाके समझ में आई कि भाई जिससे कमा रहे उसको इज्जत दो, जो घर दे रहा है, जो गाड़ी दे रहा है, जो पैसा दे रहा है, जो घर चला रहा है, उसको इज्जत देनी बहुत ज़रूरी है. बराबर. मेरा कहना यही है, या मेरी एडवाइस यही है, जो भी कर रहे हो, जिससे पैसा आ रहा है और जो आपका घर चला रहा है, जो आपको इज्जत दे रहा है, जो आपको नाम दे रहा है, उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आप किसी एक ड्रीम के पीछे भाग रहे होते हो और दूसरी चीज़ को आप नीचा कर रहे हो. करेक्ट. ना वो ड्रीम मिलती है, और जहाँ पे आप बैठे हो वो तो आपको मिलता ही नहीं सिवाय पैसों के. सही बात है. जो इवेंचुअली गायब हो जाता है. So you were actually was one of the only actors and models that time who were actually known poster boy of all the big albums. मतलब उस ज़माने में, मतलब अब तो खैर एल्बम ऐसे दाल चावल की तरह लोग बनाते हैं, लेकिन उस ज़माने में अभिजीत, सोनू निगम, इस तरीके की बड़े बड़े एक तरीके की फिल्म्स के लेवल पे एल्बम बना करते थे. और उस ज़माने में यू वर डूइंग, बिकॉज ये सारी चीज़ें यू वर डूइंग, मतलब कन्हैया कहा करो वाज वन ऑफ द हिट्स एंड सो ऑन. सो वो जो दौर था, आई मीन वो दौर जो था, वो किस तरीके से आज उसको याद करते हो यार? सबसे पहले लाइक यू सेड, म्यूजिक वीडियो किंग का लेबल बन गया था एक. मतलब कि पेपर्स में इंटरव्यूज वैसे आ रहे थे, म्यूजिक वीडियो किंग. करेक्ट. और कहीं जाओ तो लोग पहचान रहे थे, ऑटो में बैठो तो ऑटो वाला पहचान रहा था, अरे आपका गाना सुनाऊं, वो चलाता था आपका गाना. तो अच्छा लगता था डेफिनेटली, क्योंकि पहली बार वो रिकग्निशन मिल रहा था.
इससे पहले मतलब आपने फिल्म की थी या थोड़ा टेलीविजन हल्का फुल्का किया था, एड्स किए थे, मगर वो रिकग्निशन नहीं था। जब आपको नॉर्मल लोगों से रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ, जब आप, जैसे मुझे याद है कि 2 चीज़ें साथ में रिलीज हुई थी मेरी। एक कोक का एड, उषा वो देखो माउंट एवरेस्ट है, वो मिस्टर आमिर खान के साथ। हाँ यार, बहुत बहुत बड़ा एड था वो कोक का, राइट? टाइम कन्हैया रिलीज हुई, वो मेरे मुझे कन्हैया कहा करो, ये मुझे दोनों साथ में साथ में। साइमल्टेनियसली। तो हर चैनल में, स्टार प्लस जी, जितनों पे भी एड चल रहा था, हर म्यूजिक चैनल पे वो गाना चल रहा। तो आपका चेहरा हर जगह था। तो मैं वसंत विहार में था अपना प्रियाज में, दिल्ली सिस्टर और ये सारे के सारे साथ में गए हुए थे। सडनली मैं जहाँ देखूँ टीवी चल रहा है, गाना चल रहा है, मैं यहाँ देखूँ तो ऐड चल रहा है। अब जो मैं देख रहा हूँ लोग मुझे देख रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ तो मैं वो पहली बार, मतलब इससे पहले लोग आ रहे थे, मिल रहे थे इक्का दुक्का, मतलब आ रहे थे लोग, बट एक साथ जब भीड़ आती है तब वो रियलाइजेशन हुआ था कि आप, मैं मार्केट में चल रहा था तो हर दूसरा आदमी या आपके बारे में बात कर रहा है, या आपके पास आ रहा है, या आपसे ऑटोग्राफ ले रहा है, क्योंकि तब वो मोबाइल इतने वो नहीं हुए, सेल्फीज इतनी नहीं थी। तो या आपसे ऑटोग्राफ्स ले रहा है, या आपके पास आके बात कर रहा है। तो तब लगा था यार कुछ तो किया है लोग, मतलब कि कुछ तो किया कि लोग जो एक फिल्म करके इतनी बड़ी नहीं हुआ, वो आपको म्यूजिक एल्बम से और एड से मिल रहा। करेक्ट। और मे बी वो दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहे थे, मे बी दैट वाज द रीजन, बट इट वाज अ गुड फीलिंग बिकॉज इट वाज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बिकॉज एकदम ऐसा लग रहा था कि आप भीड़ में एक तरह से अकेले भी हो, बट भीड़ ने आपको घेर रखा है। सही बात है। कमिंग बैक टू दैट, कि जो मिसकंसेप्शन, बहुत लोगों को गलत फहमी क्या है गौतम रोड़े एज अ पर्सन के बारे में? यार वो सच तूने एक चीज कही नाइन, कि मैं एक्सट्रोवर्ट दोस्तों के साथ हूँ और या घर वालों के साथ हूँ, और इंट्रोवर्ट मैं लोगों के साथ। करेक्ट। अब वो लोग कई बार थोड़ा एरोगेंस ले जाते हैं उस चीज को कि यार ये तो एरोगेंट है, जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मतलब मुझे वो शब्द ही नहीं। मैं कहाँ पे, अगेन कमिंग बैक टू इट, जब कोई बदतमीजी करता है या बदतमीजी से बात करता है या अननेसेसरी एटीट्यूड देता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या कोई टोन वैसे यूज़ करता है, तब आई कम इनटू दैट जोन की बॉस यू वांट टू प्ले विद मी, लेट्स प्ले। उससे पहले मैं ऑनेस्टली, मैं जितना खुद ही झुक के बात कर सकूँगा मैं करूँगा, क्योंकि मुझे सामने वाले को फील नहीं देना। मगर कई बार मैंने उड़ता सुना है कि लोगों को लगता है यार ये तो बहुत समझता है कि ये तो, मैं पार्टी नहीं करता। तो वो जो लोग बुलाते हैं, मैं कई कम जगह जाता हूँ, और अब तो लोगों ने कम बुलाना ही शुरू कर दिया है, वो बात अलग है, क्योंकि मैं जाता ही नहीं है। तो इसलिए लोगों को लगता था यार इसमें एटीट्यूड है, इसको क्या लगता है कि हमारे, मगर मैं जाता ही नहीं यार, मैं खाता नहीं हूँ बाहर, मेरा पीना पिलाने का कोई चक्कर नहीं है। तो लोगों को वहाँ पे मिसकंसेप्शन होता है कि ये एरोगेंट है, मगर यार वो एरोगेंस नहीं है, वो बेसिकली मेरा थोड़ा बाहर इंट्रोवर्ट नेचर होता है। जो अब जो लोग बुलाते हैं नहीं जाना होता, या मैं जाता भी हूँ तो यार ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। वेरी ऑन, करेक्ट ना, आपको पीना ना हमने पिलाना। आप कम लोगों को जानते हो, तो इसलिए वो हेलो हाई कर देंगे, बाद 4 लोगों के बाद आप खुद ही गुम जाते हो कि यार अब क्या करना है मुझे, अब ड्रिंक पकड़ के तो खड़े नहीं हो सकते क्योंकि आप पीते नहीं हो। करेक्ट। तो वहाँ पे मैं हमेशा अपने से लड़ता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं सोचता भी हूँ कि नहीं यार इस बार ना मैं कोशिश करूँगा, मैंने ट्रस्ट में मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं यार थोड़ा चेंज हो जाऊँ। मैं नहीं हो पाता भाई, मैं क्या करूँ। माँ बाप का रोल, आंटी अंकल का रोल कितना इम्पोर्टेंट था तुम्हारे करियर में? बिकॉज दे मूव्ड, मतलब यार शुरू में तो दे वर अगेंस्ट, डैड डिडंट से मच, डैड का शुरू से अलूफ थे डैड, तो डैड को इतना फर्क नहीं, क्या करना तेरे को, ये करना तो कर ले, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी का नहीं क्या करेगा, बॉम्बे जाएगा, अकेला रहेगा, ये कोई जगह जाने की, ये कौन, कोई क्या करना है, मॉडलिंग शॉडलिंग क्या होती है, ये क्या है, क्योंकि मुझे करना क्या है तेरे को वहाँ जाके, अब ये तो पता नहीं था कि एक्टिंग करनी है। तो मैंने कहा नहीं मैं मॉडलिंग, उसके बाद क्या करेगा, घर कैसे चलाएगा, रेंट कैसे देगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो शुरू में मॉम वॉज अगेंस्ट इट कि यार टू दैट आई कम टू बॉम्बे, और मुझे भी नहीं पता था मैं कितना टिकूंगा। मुझे लगा था यार क्योंकि मुझे गोल नहीं पता था कि मुझे करना क्या। मेरे को यह था कि शुरू में मॉडलिंग से सर्वाइवल हो जाएगा, मगर मुझे जाना कहाँ है। मैंने उनको बोला वो तो वहीं पहुंच के पता चलेगा ना, कि मेरे को एक्टिंग का तो पता नहीं था, एड एजेंसी जाना है कि मुझे न्यूज़ चैनल जाना है, या मुझे क्या करना है मुझे भी नहीं पता, तो मैं क्या बोलूँ आपको मुझे क्या करना है। तो उस तरीके से था। देन when they saw me on
टेलीविजन और फिल्म देखी, उनको लगा नहीं यार ये लड़का कर लेगा, देन दे स्टार्टेड सपोर्टिंग कम्प्लीटली। तो मॉम 2002 में, तो यार घर वाले होते हैं और माँ होती है साथ में, तो फिर तो आपको लगता है ना कि सब साथ घर ही है, मतलब यहाँ पे तो आई गए ना। नहीं है, हाँ, फिर कोई आई नहीं, फिर शी रियली टुक केयर ऑफ मी 2002 के बाद। करेक्ट। तो फिर डैड अकेले हो गए वहाँ, डैड वैसे ही रिटायर हो गए थे, डैड ने मतलब भी रिटायर्ड ही, 16 तो टिकट, तो वहाँ डैड वैसे ही कुछ नहीं वहाँ पे कर रहे थे, करेक्ट। दिल्ली में। कहते मैं अकेले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो मैंने कहा आपको क्या करना है, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं क्या चल क्या रहे, कोई फैमिली प्लानिंग चालू है, एक एक करके सब इधर ही आ गए। हाँ, तो वो आ गए 2004 में। देन आई हैड टू टेक अ बिगर प्लेस, 2 BHK लेना पड़ा, तब सब साथ में आ रहे, उससे पहले भी लिया था 2 BHK, बट इनटू देन आई टुक अ मच नाइसर प्लेस कि यार घर वाले आ रहे हैं, अच्छी तरह रखना है सबको। तो फिर तो वो दिल्ली वाला ही हाल हो गया, फिर तो आप दिल्ली की तरह ही रह रहे थे बिल्कुल। शाल से। मेरे पापा बोलते हैं ना, खर्चे बढ़ा दो, इनकम अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। हाँ, तो मतलब जब आ ही गए, कुनबा बढ़ गया, तो आप तब धीरे धीरे अब उसको वो भी करना पड़ेगा। सरस्वती चंद्र कितना क्लोज कैरेक्टर है, मतलब जिससे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज वॉज अ वेरी नेचुरल कैरेक्टर जितना मैंने देखा, बिकॉज वो गौतम रोड़े के बहुत क्लोज कैरेक्टर था, मतलब वो करने में ना एफर्ट नहीं था, बिल्कुल एफर्ट नहीं था, क्योंकि वो एक्चुअली में मेरे रिलीजियस कैरेक्टर था, जो मैं जिस कैरेक्टर था। करेक्ट। माँ बाप से प्यार करता है जो मैं हूँ, बड़ों की रिस्पेक्ट करता है जो मैं था, मतलब किसी से उस तरीके से मतलब कि किसी का फ़ायदा नहीं उठाता था, डिप्लोमेटिक ने उस लेवल पे डिप्लोमेटिक कोई नहीं, गेम नहीं खेलता था। तो ये बहुत सारी क्वालिटीज़ थी सरस में जो ऑटोमेटिकली मेरे में वैसे ही थी। तो जब वो कैरेक्टर मेरे पास आया भी, तो मुझे लग रहा है यार ये तो मैं ही प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे इतना एफर्ट लगा नहीं। हाँ, मैं बात बहुत करता हूँ, सरस्वती चंद्र बात कम करता था। सिर्फ एक ही डिफरेंस था सरस में और मेरे में, कि वो बहुत ही नपी तुली बात करता था, सोच के। ये मतलब जो 4 लाइनों में जैसे मैं समझाता हूँ उसको, मतलब एक पूरा बांधता, करेक्ट, तो वो 1 लाइन में या 2 वर्ड में बोलता था कैरेक्टर, उसमें और मुझ में यही फर्क था। और वो वैसा ही था कि हाँ, एक और फर्क था कि वो बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट नहीं था, मतलब ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना दोस्तों के साथ, ना बाहर वालों के साथ। जैसे मेरे 2 रूप हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, उसका वो था ही नहीं। ये अजीब सी एक चीज बनाई है नेचर ने, कि जो आपका नेचर है आपको खुद ही नहीं पता होता, जैसे ही स्विच ऑफ हो जाता है। जैसे आप, तू बैठा है मेरे साथ, सालों से जानता है, तो मैं तेरे साथ ऐसे बात करूँ, और सडनली जो मुझे नहीं जानता होगा, जैसे वी वर टॉकिंग टू दैट लेडी इनसाइड, करेक्ट, मेरा एकदम स्विच ऑफ हो जाता है। तो मेरे पास 3 बातें होती हैं करने के लिए। तुम 10 मिनट बात कर रहे थे, मैंने मुश्किल से 2 वर्ड्स बोले होंगे बीच में, की बात मुझसे भी हो रही थी, जी मैं इतने में रह जाता हूँ। मैं जानबूझ के नहीं करता, बट अगेन इसके अंदर अगर मैं चाहूँ को मेरे मतलब का टॉपिक आ गया, तो शायद मैं फिर शुरू हो जाऊँ। बराबर। हाउ डिड यू मीट संजय लीला बंसाली? वो मुझे कॉल आया कि यार सरस्वती चंद्र का एक ऑडिशन करना है आपके लिए। मैंने ऑडिशन दिया, दे सेड दैट दे रियली लाइक्ड इट, अब नाउ दे वांट टू डू अ मॉक शूट। तो मैं था, एक और एक्टर था मेन, और साथ में 3 एक्ट्रेसेस थी, जिसमें से जेनिफर फाइनल हुई थी। तो हम 5 लोगों का मॉक शूट किया इन्होंने, जिसमें से मैं और जेनिफर फाइनल हुए, और उसके बाद जाके संजय लीला बंसाली से मिलना। अच्छा। तो उससे पहले तो मैं मिलना ही नहीं, बात भी नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। जब फाइनल हो गया, गए मिलने के लिए उनसे, तब जाके हमें मतलब साथ में बैठे और बात की। आई जस्ट मेट हिम ट्वाइस इन लाइफ, तो 2 बार ही मिला हूं। एक और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, अब वो भी बहुत सिमिलर कैरेक्टर था जो मेरे को लगा, बिकॉज मैंने 2 ही सीरियल बहुत इत्मीनान से देखे हैं। एक बार तो मैंने, आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, आई मीन ज़्यादा करने को था नहीं, तो मैंने उस ऑस्ट्रेलिया के 15 दिन के ट्रिप पे मैंने सरस्वती चंद्र देखा। जहाँ तेरे सीन तो वही देखा, बाकी में इंटरेस्ट था नहीं। फिर कहीं ना कहीं पैंडेमिक के बाद मैंने कर्ण देखा, तो मुझे लगा कि ये भी ना बहुत ही सेंसिटिव कैरेक्टर है और बहुत ही सेल्फलेस कैरेक्टर है। सो मैंने वो भी देखा कि दैट इज ऑल्सो समवन हु इज वेरी क्लोज टू योर कैरेक्टर, एंड यू वर प्लेइंग ऑल्सो एज गौतम ओनली। वो सीरियल का प्रभाव जीवन में, क्योंकि आप जब इस तरीके के काम करते हो ना, तो उसका प्रभाव भी ना आपके जीवन में पड़ता है। सो कर्ण का प्रभाव क्या पड़ा? मुझे सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या किया था, जो दिल से निकला था मेरा डेथ सीन। हाँ, वो जब वो डेथ सीन था ना मेरा, वो शूट हमने 3 घंटे में किया। वो ऐसा एक चीज अंदर से निकली थी मेरे परफॉर्म करते हुए, कि मुझे लग रहा था कि कोई और परफॉर्म कर रहा है। मतलब जब मैं परफॉर्म भी कर रहा था उस चीज़ को, हम बोलने के लिए बहुत कम एज एक्टर्स बोल पाते हैं कि यार मैंने कुछ अलग किया, नहीं तो हम लोग मैं वेल रिहर्स्ड एक्टर हूँ। मैं सेट पे जाऊंगा तो मुझे सारे डायलॉग्स पता होते हैं, मेरे को दूसरे के भी डायलॉग्स पता होते हैं।
मेरे को पता होता है कि मुझे क्या करना है, मैं कभी भी स्क्रिप्ट हाथ में लेके नहीं घूमता। हाँ, वो अलग बात है कि स्क्रिप्ट ही शॉट से पहले आ रही है तो बात अलग है, करेक्ट। बट मोस्टली मेरा हमेशा आई वॉज वेल रिहर्स्ड विद माई थिंग्स। वो एक ऐसा मोमेंट था मेरे लिए कि जो ऐसा लग रहा था मैं नहीं हूँ। जब मैं परफॉर्म भी कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आवाज़ कहीं और से निकल रही है, और वो खुद जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो मेरे को गूज़बम्स आ रहे, डायलॉग्स बोलते हुए मैं खुद फील कर रहा था, मैं अपना हाथ देख रहा था, करते करते मैं मेरा एक, क्योंकि मुझे वो मोमेंट्स नहीं भूलते, क्योंकि एज एक्टर्स ना आपकी लाइफ में बहुत कम चीज़ें आती हैं जब आपको ये ऐसी फील आता है कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप देख भी रहे हो यार कुछ तो अलग चल रहा है यार, ये आप नहीं हो जो आप करते आए हो। देख, तू प्रभाव के बारे में पूछ रहा था, देख वैल्यू सिस्टम बहुत जो भी ये कैरेक्टर्स आप प्ले करते हो, जैसे एक रुद्र का कैरेक्टर था, एक कर्ण का कैरेक्टर था, एक सरस का कैरेक्टर था, एक वैल्यू सिस्टम जब आप ये सारी करेक्ट चीजें कर रहे होते हो ना, आप डेली लाइफ में आप यूज करते हो इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप डे इन एंड डे आउट ये कैरेक्टर्स टेलीविजन पे प्ले करते हो, तो अब दिन के 12 घंटे वो कैरेक्टर होते हो, दिन के 12 घंटे आप नॉर्मल जो आप हो वो होते। करेक्ट। आप गए, आपने परफॉर्म किया, अगर आप एक्टर हो तो, और आप करके बाहर आके अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। हाँ, कई बार जो बहुत ज्यादा पावरफुल सीन्स होते हैं आप उसके लिए प्रिपरेशन करने में बहुत टाइम लेते हो। जैसे मेरा जैसा इंसान, उसको मेमोराइज करने में, फिर उसको नेचुरल बनाने में, फिर उसमें बॉडी लैंग्वेज डालने में टाइम लेता है। करेक्ट। मगर जब वो सेट हो जाता है तो मैं फ्री हो जाता हूँ, जो करना है जिसको करना आसपास करो, मगर जब तक नहीं होता तब तक मैं अनईजी रहता हूँ। कमिंग बैक टू प्रभाव अगेन, जो वैल्यू सिस्टम इन कैरेक्टर्स की है, नॉट ओनली कर्ण, आई एम टॉकिंग अबाउट सरस, आई एम टॉकिंग अबाउट रुद्र, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, नींव बहुत स्ट्रॉन्ग थी इन कैरेक्टर्स की। तो कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेटिकली आपके थोड़े डेली लाइफ में हल्की हल्की चीज़ें उस हिसाब से चलती रहती हैं कि कभी आपके सामने वो सर्कमस्टेंस आई तो आपको मालूम है कि आप ये कर चुके हो, ये हो चुका है, ये देख चुके हो, तो आप उस तरीके से उस हिसाब से चलते हो। अगेन कमिंग बैक टू इट, वैसा प्रभाव नहीं कि कुछ लाइफ ऑल्टरिंग चीज़ हो गई। इफ़ यू आस्क मी दैट, वो एक सीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, डेथ वाला सीन जो, वो कुछ अलग मेरे अंदर, मतलब मैंने कुछ अलग फील किया। मेरी लाइफ में 2-3 बार हुआ होगा वैसा कि यार मैं कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ और मुझे कुछ अलग फील आया, कि ऐसा नहीं लगा ये करते करते हो रहा था, करते करते मैं ऐसा कर रहा था कि मेरे को अंदर से ऐसा फील आ रहा था यार कुछ तो चल रहा है। मैं अपने हाथ को भी देख रहा था, मैं अपने आप को जैसे सब स्लो मो में हो गया हो। करेक्ट। मैं परफॉर्म कर रहा हूँ मगर मैं अपने हाथ को भी देख पा रहा हूँ, मैं सामने भी देख पा रहा हूँ, मैं अपना परफॉर्मेंस भी उसी सुर में कर रहा हूँ, मैं सब चीजें चल रही हैं, अंदर से एक फील अच्छा आ रहा है यार, सेटिस्फैक्टरी वाली फीलिंग, मतलब कुछ है जो कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, वैसा वाला। करेक्ट। प्रिपरेशन की बात है, वो मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली। जनरली व्हेन यू रिसीव अ स्क्रिप्ट, सो स्क्रिप्ट मिलने के बाद उस स्क्रीन प्ले के पढ़ने तक प्रिपरेशन होती है एज एन एक्टर, मतलब तुम्हारा रिचुअल रूटीन क्या होता है वो प्रिपरेशन करने में? यार जब कोई भी स्क्रिप्ट आती है आपके पास तो आप उसको, जैसे मेरे जैसे इंसान उसको पढ़ता रहता है, 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 उसके बाद यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिटन इन इट, कि आपको समझना होगा कि उसके पहले क्या हुआ है। वो बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्क्रिप्ट आ जाती है, उसके पहले और उसके बाद में चीज़ें क्या हो रही हैं, कैरेक्टर वो सीन कहाँ पे खड़ा है। कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि डिपेंडिंग कि वो शुरू में ही आ रहा है कि आपको, आपने चलो शो या एक फिल्म शुरू की है, आपका पहला सीन है या कुछ है, तो आपको एक तो आपके कैरेक्टर की जर्नी जाननी पड़ेगी कंप्लीटली, कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक जा रही है ये जर्नी। दूसरी चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि बेसिकली कहना क्या चाहता है, उस सीन में भूल क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। डायलॉग्स है वो आपको सरसरे दिमाग में रखने होते हैं, पक्के रखने होते हैं, बट उसके बाद आपको भूल जाना होता है। करेक्ट। आपको कोशिश करना होता है, विच इज़ नॉट ईजी। कोई कहता है ना कि बहुत आसान है ये होना, बट उसको जितना नेचुरली कर पाए उस चीज़ को, जितना नेचुरली दिखा पाए उस चीज़ को, कि आपको जब कर लिया आपने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन to the other person rather than say your lines. It's more important to understand what the other person is saying. The reaction is better than I'm saying acting. So you need to understand the other person first and then give your reaction. मतलब dialogue बोलना इतना important नहीं है मेरे लिए, वो nuances बहुत important है, मेरे लिए looks बहुत important है, मेरे लिए बिना बोले अगर कुछ चीज़ कर पाया मैं, मतलब वो ज़्यादा मायने रखती है रादर देन मैंने 6 बहुत तगड़ी लाइनें। मेरी एक लुक ने वो 6 लाइनों का काम कर दिया, मेरे लिए वो सफाइस हो गया, मेरे लिए वो खुशी मिल गई, क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर समझ में आ गया, मुझे वो सीन समझ में आ गया, मुझे वो
प्रोजेक्ट समझ में आ गया करने के लिए। करेक्ट। और इट्स नॉट ईजी, इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है और होता है कि यार एक्टिंग ही तो है, नहीं वो होता नहीं है। मतलब बहुत मेहनत लगती है, करेक्ट, बहुत जान लगती है, और अगर आप जितना सीरियसली ले सकें उस चीज़ को और जितना प्रिपेयर कर सकें, प्रिपरेशन हमेशा पूरी नहीं होती क्योंकि फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। मगर आपके हिसाब से आपने एक जगह प्रिपेयर कर लिया कि चल यार उसको ओवर कुक नहीं करता हूँ, मैंने सीन समझ लिया, मैंने सिचुएशन समझ ली, मैंने उसके आगे पीछे समझ लिया, मैंने लाइनें तक याद करनी, अब इसको छोड़ देता हूँ, अब जो होगा देखते हैं। मैं देखता हूँ सामने वाला मुझे क्या फेंक रहा है, मुझे क्या बॉल फेंक रहा है, ना वे कि है एक ही सीन, बट डिपेंडिंग कि हाउ द अदर पर्सन हैज आल्सो प्रिपेयर्ड ना। कितनी बार हुआ है आपके सामने नए लोग आए हैं क्योंकि आप भी नए थे, मगर मेरे साथ जब नया था मैं तो एक दो बारी अलग इंस्टेंसेस हो रखे हैं जहाँ पे किसी ने हेल्प नहीं की थी, मगर इसलिए मैं देखता हूँ कि सामने वाला अगर घबराया हुआ है, हाँ वो जानबूझ के एरोगेंट है, करेक्ट, कि भाई डायलॉग कुछ पता नहीं है मगर फिर भी एरोगेंस चल रही है, तो मैं उसकी जान खा जाऊंगा, उसको पता भी नहीं चलेगा उसको क्या हिट किया है। मगर अगर वो जेन्युइनली उसने किया है प्रिपेयर मगर घबरा गया, कई बार कैमरे से घबरा जाते हो, कई बार एक्टर से घबरा जाते हो, कई बार सिचुएशन से घबरा जाते हो, करेक्ट, कई बार एक्चुअली वो एक नर्वस फीलिंग अंदर बैठ जाती है, आपको पता ही नहीं होता क्यों आप क्यों फंबल मार रहे हो, आप पूरा अपने अंदर से आपको ही नहीं पता कि आप क्यों कर रहे हैं। वो सबके साथ होता है, आज भी होता है, वो कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है, आज भी होता है, बट आपको ये पता है ये तो बहुत ही छोटा सा है, निकल जाएगा, आप बस लगे रहो। सो यू नीड टू गिव दैट कंफर्ट टू द यंगर गाइज और द न्यू गाइज हु जस्ट स्टार्टिंग, करेक्ट, और फेसिंग द कैमरा। सो मैं जितना कंफर्टेबल कर सकता हूँ, अगर कभी भी तेरे को कोई मिले जिसने मेरे साथ पहला काम किया, तेरे को जरूर बोलेंगे, क्योंकि मैं उसमें बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ था कि मेरी सामने वाले ने बैंड बजानी शुरू कर दी थी, मैं एक्टर्स के नाम नहीं लूंगा, वो खेलना शुरू हो गया था, मेरे अंदर नर्वसनेस बैठी शुरू में, तो सामने वाले को देखा और सामने वाले ने मेरे से मस्ती करनी शुरू कर दी और मैं और घबराने शुरू हो गया। सो आई ऑलवेज मेक श्योर दैट इफ अ पर्सन इज न्यू, if a person is nervous, I want to make that person much more comfortable कि वो easy, क्योंकि सीन का भला होगा। हाँ, it is about that project, it is about that scene. मतलब मैं अच्छा अकेले करके कुछ नहीं उखाड़ूंगा, जब तक सीन दोनों अच्छा नहीं करेंगे, ये कोई रेस तो है नहीं, आप अच्छा करोगे और मैं अच्छा करूंगा तभी जाके एक सीन अच्छा बैठेगा। मैं बहुत अच्छा करूंगा और आपको देखूंगा कि आप नीचे गिर जाओ, तो सीन वैसे ही लगेगा कि मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, वैसे ही बेकार दिखने वाला। How director is important for you for any project? See, director is very important because ना as actors आप limited हो, आपको इंस्पिरेशन कैसे मिलेगी? मतलब आप अपना प्रिपेयर कर लोगे, आप अपने हिसाब से आ जाओगे, अपने हिसाब से इसको आपने 1000 फिल्में देखी हैं, आपने 1000 लाइव एग्जाम्पल्स देखे हैं, आपने कुछ कैरेक्टर्स रियल लाइफ में देखे होंगे, क्या सोचा होगा यार ये मेरा चाचा है, ये ऐसे बिहेव करता है, मैंने इस अंकल को देखा है ये ऐसे बात करता है, चल इसको पकड़ लेता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा डाल देता हूँ, मगर वो 100% कभी हो नहीं पाती। अगर आपका डायरेक्टर समझदार है, उसको परफॉर्मेंस निकालना आता है, उसको सुर की समझ है, तो आपको वो एक सटीके से एक लाइन में रखेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, आपने 6 सीन है उसमें 2 में तो लगा दिया सुर, 4 आपको ही नहीं समझ में आ रहा होता कि किधर फैला हुआ है। सही बात है। इसलिए फॉर एन एक्टर a good director is very important who knows the sur of the scene, who knows how to take out the performance from an actor. अब इतना काम कर चुके हो कि आप बेसिक काम तो कर ही लोगे, कि आपको कोई उस लेवल पे बुरा नहीं कहेगा, अच्छा भले ही ना कहे उस कैरेक्टर को लेके, उस सीन को लेके, भले अगर आपने आधे मन से किया हो, मगर ये नहीं कहेगा यार इसको आता नहीं है, वो कहेगा हाँ यार ठीक है ठीक किया। मगर अगर आपको उसको बढ़िया करवाना है तो वो बेसिकली हाथ चाहिए कि आपको क्योंकि वो बाहर बैठ के देख रहा है ना यार ये, और वो पूरा सब देख रहा है, पूरी आँख देख रहा है, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आप कभी भी लाइन से नहीं चलते हैं ना सीन्स करते हुए, आप सडनली जो लोकेशन है वो आखिरी क्लाइमेक्स सीन पहले शूट कर रहे हो, फर्स्ट सीन 60% ऑफ द फिल्म के बाद शूट कर रहे हो, बीच में वही सीन शूट कर रहे हो। भले ये हमारा काम है एज एक्टर्स कि आपको पूरा आगे और पीछे का ध्यान रखना है, ये हमारा काम। ये कोई कहे कि हमारा काम नहीं है तो वो बेवकूफ़ है, तो ये हमारा काम है करना, बट उसके ऊपर भी एक सुपरविजन होनी चाहिए, जो एक डायरेक्टर की सुपरविजन होती है। अगर वो अच्छी मिल गई तो फिर आप तर गए। टीवी और अब तो खैर OTT भी, बिकॉज यू बीन वर्किंग इन टीवी, फिल्म्स, देन टीवी, देन OTT। सो ये तीनों मीडियम्स काम के मामले में, खास करके यूनिट तो खैर सेम ही होती है, लेकिन जिस तरीके की प्रिपरेशंस होती हैं, जिस तरीके की स्क्रिप्टिंग होती है, उन फ़र्क क्या है, बेसिक फ़र्क क्या है? टीवी में उसी टाइम सब मिलता है, आपको उसी टाइम परफॉर्म करना होता है,
देखो टीवी में जिसने एक्टिंग कर ली वो कहीं भी एक्टिंग कर सकता है। अब वो अच्छी करे बुरी करे वो बात अलग है, बट मैं कह रहा हूँ कहीं भी करोल बाग में जिसने गाड़ी चला ली वो कहीं पे भी चला सकता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो चक्कर क्या है कि मैं बहुत सीनियर एक्टर के साथ काम किया है, बहुत कमाल के एक्टर हैं, बट जब आपको स्क्रिप्ट हाथ में उसी टाइम दी जाती है ना तो फपल जाता है। हाँ, तो फिर कहता है ये क्या नहीं 1.5 पेज, नहीं टाइम चाहिए, नहीं सर टाइम ही नहीं, लाइट जा रही है। तो मैंने इतने कमाल के एक्टर को ऐसे फपलते हुए और इतना बुरा काम करते हुए देखा है, तो मैं सोच रहा हूँ भाई इसने ऐसा लग रहा है कभी काम भी किया है, मगर उससे पहले उसने फिल्म फेयर मारे। हम जैसे जो टीवी के प्रोडक्ट से निकलते हुए आते हैं, प्रोडक्ट मतलब कि आपने जो इतना काम किया है टीवी पे, सडनली कुछ देते तो आप फपलते नहीं हो, आप घबराते नहीं हो, आप उसको अपना बना लेते हो सडनली। टीवी का इमिजिएटली वाला खेल है कि आपको दिया और आपने परफॉर्म किया और आप निकल गए। और फिल्मों में और उसमें आपको 1.5 महीने 1 महीने पहले स्क्रिप्ट मिलती है, दोनों OTT और वो, तो फर्क डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि टीवी में आप सडनली आपको दे दिया, परफॉर्म कर रहे हो, करेक्ट, और आप वहाँ पे प्रिपेयर करके आ रहे हो। तो यहाँ पे आप वैन में अपनी वैनिटी वैन या कमरे में परफॉर्म कर रहे होते हो, सिर्फ मतलब कर रहे होते हो, यहाँ पे आपके पास 1.5 महीना है उसको जमा टका के परफॉर्म करने का। सो ये जमीन आसमान का फर्क है। सो व्हेन यू gradually grow as an actor, become more technically sound, because जब आप इस तरीके के इतना काम करने के बाद आपको लगभग पता चल जाता है कि कैमरे की पोजीशंस क्या हैं, लाइटिंग की पोजीशंस क्या हैं, एडिट कैसे होगा, कहाँ पे कटना है, कहाँ पे मुझे ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ें होने के बाद नाउ एज अ प्रोड्यूसर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है? इसी चक्कर क्या है ना, मैं शुरू से स्क्रिप्ट की तरफ मेरा रुझाव रहा है और झुकाव रहा है। मतलब मैं एक एक्टर भी रहता हूँ ना, तो मैं अगर सेट पे भी हूँ तो मैं बोलता हूँ मैं अपना काम करूँगा, बाकी सब आप अपना काम करो। मैं कैमरामैन से बोलूँगा आप बताओ मुझे क्या खड़ा होना है, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊँ, मैं दूसरे का काम में नहीं घुसता। अगर जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो वो कहेगा यार आपके एंगल गलत है, आपका फेस सही नहीं दिख रहा, आप इधर हो जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा यार मुझे पता है लाइट कहाँ से आ रही है। मैं कभी उस डिपार्टमेंट में घुसा ही नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे समझ नहीं है, बट ऑनेस्टली मैं उतना सोचता नहीं। मेरा जो काम उस टाइम है मैं उसी टाइम उसी चीज़ के बारे में सोचूंगा। जैसे मुझे अभी एज अ प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट बनाना बहुत तो 3 साल लग गए मुझे। अब जाके इतने ड्राफ्ट के बाद जाके पहला ड्राफ्ट करके बन के आया है। 3 राइटर्स इन्वॉल्व हैं इंक्लूडिंग मी, आई एम असिस्टिंग एवरीवन। अच्छा, सो प्रोड्यूसर की जॉब होती है। हाँ, मतलब वही कर रहा हूँ। तो अब जाके वो चीज़ कहीं बैठ रही है, बातें चल रही हैं। सो बट अच्छा क्या होता है ना कि एज अ प्रोड्यूसर आपके सामने वो बीज पैदा हो रहा है, तो आप मतलब उसका इंसेप्शन से सारी चीज़ें आपके सामने बढ़ रही हैं। अब वो एक बहुत ही ग्रेटिफाइंग सी चीज़ होती है और सेटिस्फाइंग सी चीज़ होती है कि चलो यार कहीं कहीं पहुंचा दो उस चीज़ को, तब लगेगा नहीं यार ये तो हमने ही खड़ी की है। करेक्ट, मतलब आपने ही सीट के बारे में सोचा, आपने ही आइडिया के बारे में सोचा, आपने ही राइट्स लिए हैं, आपने ही राइटर्स को लाया है, आपने ही डायरेक्टर को लाया है, आप ही एक्टर के पास भागे हो, आप ही स्टूडियो के पास भागे हो। तो मतलब बेसिकली आपका बेबी है, मतलब आपका बच्चा है। करेक्ट। तो बच्चे को कैसे आप आगे लेके जाना चाहते हो? मुझे याद आ रहा है कि अक्सर PR इज हाउ यू सी द PR इन आवर इंडस्ट्री, आई मीन गुड और बैड सेंस। नहीं यार, PR देखो चक्कर वही होती है। अब आपके पास देखो मेरे पास कुछ होता नहीं बोलने के लिए, तो मुझे PR करवा के मुझे वो एयरपोर्ट लुक्स वगैरह समझ नहीं आती है। एयरपोर्ट लुक्स होती हैं, उन्हें वो फोटो खिंचवाते हैं, मैं पल्ले नहीं पड़ती है क्यों करवाते हैं, वो करवाते हैं, सबका अपना पॉइंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू और PR कल्चर है। सी गलत वही मैं कह रहा हूँ ना, इसमें सही और सही गलत, हाँ सही गलत नहीं है, वो मेरे समझ के बाहर होता है कई चीज़ें। हाँ, मैं किसी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ या कोई मैंने प्रोजेक्ट फाइनल कर लिया, उसके लिए मैंने फोटो खिंचवा ली, मुझे समझ में करेक्ट। अब मुझे जिम जा रहा हूँ, मुझे जिम के नीचे फोटो खिंचवाना मेरे को बहुत ही ऑफ लगता है, मुझे समझ ही नहीं आता ये क्या भाई जिम के नीचे जिम के अंदर खींचना फोटो, जिम के नीचे जिम के बाहर वर्कआउट करते हुए फोटो खींचे तो समझ तो कुछ कर रहे हो, जिम बाहर आके मतलब एयरपोर्ट कहीं जा रहे हो उसमें तैयार हो, मतलब मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ता भाई। तो मेरे पल्ले नहीं पड़ता तो मेरे दिमाग ही नहीं लगता, तो इसलिए मैं आई डोंट अंडरस्टैंड इट। देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट, एवरीवन हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू इन लाइफ, बट आई डोंट गेट इट। सी फॉर मी PR इज व्हेन आई हैव समथिंग टू टॉक अबाउट, या मुझे मालूम है कि यार कुछ चीज़ें हो रही हैं, जैसे अब वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे मेरी फैमिली बड़ी, तो ऑटोमेटिकली सबको पता चला, तो उसके बारे में लोगों ने बात करना शुरू। कोई फादर्स डे का आर्टिकल करना चाहता है, कोई मदर्स डे का करना चाहता है, वो ऑटोमेटिकली दैट्स नेचुरल। आप उसको पुश नहीं कर रहे हो, वो ऑर्गेनिकली हो रहा है। लोग आते हैं, लोग बात जानना चाहते हैं, और आप भी खुशी खुशी डालते हो उस चीज़ के बारे में। वर्क वाइज अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ गया,
या आप एक्ट कर रहे हो या आपका ये प्रोडक्शन का चीज़ बैठ जाती है, प्रोड्यूस करो, देन यू विल टॉक अबाउट इट, देन यू विल गो ऑल आउट एंड टॉक अबाउट। तब समझ में आता है कि यार मैंने चलो एयरपोर्ट लुक भी करवाई, मगर मैं इसकी प्रमोशन करने जा रहा हूँ, करेक्ट कुछ बोल रहा हूँ कि मैं ये क्यों जा रहा हूँ करने के लिए, करेक्ट। मतलब बस मैं छुट्टी मनाने जा रहा हूँ। अच्छा, सिनेमा के टूर्स खास करके यू नो वाचिंग वर्ल्ड सिनेमा, बिकॉज आई नो दैट यू नो यू कुछ, बट हु इज योर फेवरेट डायरेक्टर इन टर्म्स ऑफ एनीवन? यार आई रियली लाइक गाय रिची स्टाइल ऑफ करेक्ट films and filmmaking. It's different, it's quirky. करेक्ट मतलब एक अलग ही यूनिक सा स्टाइल है. So he plays with music a lot. तो म्यूजिक के साथ बंदा बहुत सही खेलता है. So and the edit, the music, the pace of the film, the quirkiness, the dialogues, the characters, layers बहुत अच्छी होती है. So करेक्ट. सो अभी फादर बन गया आप, सो एज पापा क्या हो रहा है लाइफ में? पापा और बच्चे संभाले जा रहे हैं यार, मस्ती हो रही है एज इन राध्या एंड राधित्य, बट एक्सीलेंट फीलिंग, तेरे को तो पता ही है. अच्छा, बहुत लोगों को ये नहीं पता, हाउ डिड यू मीट पंखुड़ी? कहानी देख वहीं से शुरू हुई यार. मतलब एक बार हमने बात की, द्रौपदी, मैं सूर्यपुत्र करण बना होता, वो द्रौपदी थी. हमने सेट पे कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक हुई, बात में बात निकली, फिर शाम को एक साथ सारे बैठे हुए थे, सारे एक्टर्स, एक वाइबिंग हुई आपस में. देन बात हुई कि लेट्स गो फॉर अ ड्राइव. तो हम एक ड्राइव के लिए गए, फिर वापस आए. उस टाइम थोड़ी और बातें हुई, फिर अगले दिन फिर मिले सेट पे. फिर वो होता ना कि जब आई टू आई शुरू हो जाता है एक इंसान के साथ, जब पता चल जाता है कि वाइबिंग हो रही है. व्हेन यू आर लुकिंग एट द पर्सन यू हैव अ डिफरेंट वाइब, व्हेन शी इज लुकिंग एट यू यू हैव अ डिफरेंट वाइब. मतलब आपको समझ में आ जाता है कि यार कुछ तो चल रहा है या कुछ तो हो रहा है. स्टार्टेड देन. अच्छा. और फिर सी मैं तो रेडी था शादी करने की. तो मैं तो सिंपल, मेरा थोड़े दिनों के बाद व्हेन वी स्टार्टेड सीइंग ईच अदर, मैंने कहा शादी कर लेते हैं. अभी शादी कर लेते हैं. मैंने कहा डू यू वांट टू गेट मैरिड? कहती है या बट नॉट इमीडिएटली. मैंने कहा नहीं इमीडिएटली नहीं, बट इफ आई एम गेटिंग इनटू दिस रिलेशनशिप, आई एम गेटिंग इनटू दिस. 1-2 दिन में नहीं कर रही तो 3-4 दिन में कर ले. तो फिर मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा देख यार, आई एम गेटिंग इनटू दिस रिलेशनशिप फॉर मैरिज. करेक्ट. मतलब ये कोई मतलब कि हम लोग ऐसे ही चला के देख लेते हैं या अफेयर कर लेते हैं, मैं उसके लिए नहीं हूँ. आई एम नॉट रेडी फॉर दैट इन अ वे. एंड उसकी थिंकिंग तो वैसी थी जैसे मेरी थी. उसका और मेरा अच्छा क्या है कि हमारी काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट वैल्यू सिस्टम सेम है, सोचने का तरीका सेम है. मतलब हमारा एंड रिजल्ट सेम होता है, हमें पहुंचना वही है. हाँ, उसको पहुंचने के लिए मैं थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप ऐसे पहुंचता हूँ, वो बहुत ही काम तरीके से पहुंचती है. बट पहुंचना हमें मंजिल वही है, सोचते वही हैं. वैल्यू सिस्टम, लोगों से मिलना, बात करना, वो तरीके से एक तरीके के लोग पसंद हैं. तो इसलिए मेरा ख्याल वाइबिंग हुई. क्या चीज इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है? मतलब नाउ यू हैव सीन ऑल, मतलब ट्रिगर क्या करती है कि यार चल ये करते हैं? यार वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं उस तरीके से थोड़ा सा सनकी हूँ कि मुझे नई चीज़ें करती हैं. अब मुझे ये कहानी बतानी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो कहानी बतानी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. करेक्ट. मतलब यहाँ तक कि मैं इन अ वे एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहा, मैं इसी पे लग गया हूँ. मेरे घर वाले बोलते हैं भाई तू एक्टर है तो भूल गया है ना. मैंने कहा हाँ मैं भूल गया हूँ, मेरे को थोड़े टाइम तक भूले रहने दो, मुझे ये बनानी है, एक लॉजिकल एंड तक लेके जाना है. वो चीज़ मुझे कुछ अच्छा लग जाता है, कोई सब्जेक्ट अच्छा लग जाता है या कोई स्क्रिप्ट अच्छी लग जाती है, भली एज एन एक्टर हो या भली अब एज ए प्रोड्यूसर हो, तो उसके पीछे लग जाता हूँ. और राइटर भी हो गए भाई कि यार, हाँ वो राइटर मतलब देख यार, मैं टेम्पो राइटर वैसे नहीं कह सकता क्योंकि मैं साथ में इन सबको असिस्ट कर रहा हूँ. बट हाँ मैं लगा हुआ हूँ इनके साथ, ऐसा नहीं कि. बट फिल्म में एक्टिंग तो तू ही कर रहा है ना? मैं नहीं कर रहा है. वो काम मैं साथ नहीं कर सकता. सो यू आर नहीं, मैं डूइंग द बेसिक मैं प्रोड्यूस करूँगा. आई डोंट वांट टू एक्ट इन इट. सी खासकर टिल द टाइम यू आर नॉट एस्टैब्लिश्ड एज अ प्रोड्यूसर, देयर इज नो पॉइंट. ऐसा लग रहा अपने भी वैसा लगा कि क्या करता है, तो वो चीज़ें होती भी नहीं है उस लेवल पे. और एक टाइम पे एक काम करो, वो अच्छा रहता है. जितने भी 4-5 OTT हैं हमारे, क्योंकि मैं इस साइड भी प्रोड्यूसर की तरीके से भी आई एम मीटिंग लॉट ऑफ पीपल एंड सी कि जो OTT के हालात है आज की डेट में, 4 या 5 टोटल OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और मेरे ख्याल से 10 से 12 प्रोडक्शन हाउसेज हैं.
वही लोग आपस में काम कर रहे हैं। ये जो टैग होता है खास करके, बिकॉज आई डोंट नो, आई मीन एज एन एक्टर हाउ डू यू टेक इट, बट नेटफ्लिक्स का एक्टर है तो A ग्रेड होगा, हॉटस्टार का है तो B ग्रेड होगा, इस तरीके से आजकल बातें चलने लगी। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैं अभी तक उस रेस में भाग नहीं रहा हूँ, सच बताऊँ तेरे को। डेफिनेटली सब प्लेटफॉर्म्स के अपने फेवरेट्स होते हैं, मगर वो ऐसे ही सब चैनल्स के भी अपने फेवरेट्स होते हैं। अगर आप टीवी भी लो तो अगर आप कलर्स लोगे आपको सेम चेहरे दिख रहे होंगे। स्टार थोड़ा सा आजकल अलग कर लेता है, सोनी थोड़ा सा अलग कर लेता है, बट आपको सिमिलर चेहरे दिखेंगे हर जगह। अगर आपने एक शो किया तो दूसरे शो में आप दिख रहा होगा, किसी ने रियलिटी किया तो उसको फिक्शन में डाल दिया, किसी ने फिक्शन किया तो उसको रियलिटी में डाल दिया। सेम OTT का भी है, अगर एक शो किया तो यहाँ पे सी इट्स ऑल अबाउट इक्वेशन। जो प्लेटफॉर्म में लोग बैठे हैं उनके साथ किसी एक्टर की डीलिंग अच्छी है, मतलब दोस्ती है, डीलिंग अच्छी है, विच इज़ नॉट रॉन्ग, विच इज़ कम्प्लीटली राइट, तो वो उसको प्रेफर करते हैं कि यार एक्टर भी अच्छा, मार्केट भी अच्छी है, हमारे साथ कंफर्टेबल है काम करने के लिए, तो क्यों ना इसी को पुश करें। अब मगर ये तो वर्क कल्चर ही ऐसा है हमारे यहाँ पे। अगर फिल्में भी ले लो आप, अगर एक प्रोड्यूसर एक एक्टर के साथ कंफर्टेबल है तो जोड़ी बन जाती है, एक डायरेक्टर एक एक्टर के साथ कंफर्टेबल है तो जोड़ी बन जाती है। तो फिर लग रहा है कि ये डायरेक्टर उसी एक्टर के साथ काम करता है, करेक्ट, तो बहुत कम ही होता है कि वो किसी और के साथ काम करे, तो करेक्ट, और वो साथ में हिट्स भी दे रहे हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, आई बिलीव। बिकॉज हाँ, इसमें सिर्फ एक चीज़ हो जाती है कि नए लोग कैसे घुसे। अब मगर ये तो चर्चा हर फील्ड की है, वो आपको रास्ता तो अपना ढूंढना ही पड़ेगा। हम एक्टर्स भी ऐसे ही आए थे ना कि हम एक्टर कैसे बने, हम प्रोजेक्ट कैसे ढूंढे, हमने तो किया ही नहीं कभी, हमें कौन देगा। करते करते भी यहाँ पहुँच गए, तो रास्ते तो मिल जाते हैं अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आपको मालूम है कि आप करके रहेंगे, आपको करना है और आप करके रहेंगे, तो हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मी वो दरवाज़ा ना ऊपर वाला खोलता है। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन तेरे साथ कर चुका हूँ मैं। लगे रहते हैं दरवाज़ा ऊपर वाला एक दिन खोलता है, यार ये लगा रहा है बंदा, इसने एक बार तो दरवाज़ा खुलना बनता है, ताला फुलो इसके, ताला खोला बहुत ज़रूरी है, तो वो खुल जाता है, बट ऑनेस्टली खुल जाता है। सही बात है। और वो जब खुलता है, वो कितना आगे तक लेके जाना है और कितने आगे तक आपको टाइम लिखा है, वो उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल करेक्ट। कोई गलत और सही नहीं है, मतलब सब अपने हिसाब से दोस्ती यारी में खेलते हैं। अब जैसे हम दोनों दोस्त हैं, अब तू किसी पोजीशन पे या मैं किसी पोजीशन पे, तो मेरे पास आएगा तो मैं तेरे को एंटरटेन करूंगा या तू मुझे एंटरटेन। नेचुरल है। रादर देन कोई तीसरा आदमी जिसको नहीं जानता होगा, हाँ उसका प्रोजेक्ट बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, फिर तू एंटरटेन नहीं करेगा तो तू बेवकूफ़ है या मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर सिमिलर है, तू कह रहा है यार इसको तो मैं जानता हूँ, तू आजा भाई बैठते हैं, चल कॉफ़ी पीते हैं, आजा करते हैं काम। सही बात है। मतलब इसमें गणित का कोई वही नहीं है। सो जैसा गौतम ने बोला कि जानता है तो इसीलिए जानता है तो आगे, नहीं तो किसी इंटरव्यू में खास करके जाता नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच गौतम, यू हैव कम हियर, यू हैव जस्ट मेड मी सो हैप्पी टुडे आफ्टर वाइल। इतनी सारी बातें की, बहुत सारी बातें इतनी बैठ के होते नहीं है ना यार, मतलब बहुत सालों बाद ऐसे बैठ के बातें हो जाती, मगर फिर एक हाँ पे बात हो। हाँ, मतलब वो फिलॉसफी के ऊपर और इसके ऊपर, बिकॉज आज बहुत सारी चीज़ें बात की, मुझे भी इतने दिनों बाद बच्चों को लेके बात हुई, प्रोडक्शन को लेके बात हुई, अपने तेरे करियर को लेके बात हुई। कोई अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो डिस्कस अभी तक हो रहे हैं या अभी सिर्फ उसके ऊपर ध्यान है? सिर्फ उस पर। सो हम लोग भी एक चीज़ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी होपफुली बताएंगे। आज का हमारा सफ़र यही समाप्त होता है। हमने आज हमारे खास गेस्ट के साथ कई दिलचस्प बातें की और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई भी सवाल है या आपको किसी शख्सियत को हमारे शो पे आप चाहते हैं उनको देखना, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और एपिसोड देखते रहिए। और अगली बार फिर किसी एक दोस्त के साथ मिलेंगे। सूत्रधार मतलब कहानियाँ, दोस्ती और पहचान। धन्यवाद।